हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, जिसको हम लोग रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके द्वारा रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और फिर न्यूक्लियस के साथ ही रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। हम लोगों ने पढ़ा था रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल के बारे में। फिर हम लोगों ने देखा कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या क्या कमियां रह गई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शॉर्टकमिंग्स थी रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल की, वो ये कि मैक्सवेल्स का जो रूल था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी थी, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के आधार पर अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स जो है वो किसी सर्कुलर पथ पर अगर मूव करता है तो उसका जो मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और ऐसी कंडीशन में वो अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस निकालेगा जिसकी वजह से उस मूविंग पार्टिकल्स के अंदर उसके मॉस में कुछ कमी आती है, और इस कमी की वजह से वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होगा न्यूक्लियस के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा, और पथ जो होगा उसका वो सर्कुलर ना होकर के बल्कि स्पाइरल पथ हो जाता है, और एक दिन ऐसे घूमते घूमते वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के काफी नजदीक आ जाएगा और एक दिन न्यूक्लियस में ड्रॉप हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अभी जो रेडिएशंस आती हैं वो रेडिएशंस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का नेचर क्या होता है? तो देखो, इलेक्ट्रॉनों के नेचर को स्टडी करने के लिए बहुत से साइंटिस्टों ने बहुत सारे इवेंट्स किए, और उन सभी इवेंट्स में मैक्सिमम जो थे वो फेल हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी इवेंट्स थे जो सक्सेसफुल रहे और उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन जो इवेंट्स डिस्कार्डेड हो गए थे, जो इवेंट्स फेल हो गए थे, उन इवेंट्स को भी एक हिस्टोरिकल इवेंट्स के रूप में हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का नेचर क्या होता है, और इसके ही आधार पे हम इन रेडिएशंस की वेव थियरी पढ़ते हैं। यानी ये रेडिएशंस जो होते हैं वो वेव नेचर के होते हैं। तो वेव नेचर के जब होंगे तो यहाँ पे वेव थियरी जो है वो अप्लाई होती है। तो वेव थियरी ऑफ रेडिएशंस, वेव थियरी ऑफ रेडिएशंस क्या चीज थी, यानी वेव थियरी क्या थी रेडिएशंस की, इन चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखो, अगर हमें इलेक्ट्रॉनों के नेचर के बारे में स्टडी करना है, या हमें जो है वो रेडिएशंस के नेचर की स्टडी करनी है, तो चूंकि जो सूर्य से प्रकाश आता है दैट इज आल्सो ए काइंड ऑफ रेडिएशन, ये भी क्या होता है, एक तरह का रेडिएशन होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग सबसे पहले सोलर लाइट के नेचर की स्टडी कर लेते हैं। देखो, न्यूटन ने अपना एक कॉर्पस्कुलर थियरी दिया था। न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थियरी के आधार पर क्या कह सकते हैं हम न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थियरी के आधार पे कह सकते हैं कि जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स होती है, ये पार्टिकल्स की स्ट्रीम जो होगी वो क्या कहलाती है, वो कॉर्पस्कुलर ऑफ लाइट कहलाते हैं। उसको हम लोग लाइट के कॉर्पस्कल्स कहते हैं, यानी वो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश जो है वो पार्टिकल्स के रूप में पृथ्वी तक आते हैं। हालांकि ये रेडिएशंस होते हैं, और सूर्य से आने वाले प्रकाश जो होते हैं वो रेडिएशंस के रूप में आते हैं। देखो, जो न्यूटन्स की जो थियरी थी, जो कॉर्पस्कुलर थियरी थी, ये कॉर्पस्कुलर थियरी जो है जो लाइट को पार्टिकल्स के नेचर में कह रही थी, तो ये कॉर्पस्कुलर थियरी लाइट की जो प्रॉपर्टीज है, जैसे लाइट के अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है, लाइट के अंदर जो है वो रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को तो ये समझा पा रहे थे। न्यूटन के आधार पर जो न्यूटन का जो कॉर्पस्कुलर थियरी था, जो प्रकाश को लेकर के वो एक्सप्लेन करना चाहते थे, तो प्रकाश को लेकर के न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थियरी जो था वो लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात को तो समझा पा रहे थे, लेकिन कॉर्पस्कुलर थियरी के आधार पर जो प्रकाश के अंदर इंटरफेरेंस या और डिफ्रैक्शन होता है,
इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो होता है, ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन कार्पस्कुलर थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो है ये प्रकाश की किरणों के अंदर या प्रकाश के वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थियरी, according to Newton's theory, the light is made up of particles. ये particles से बनी होती है, ऐसा किसका मानना था? न्यूटन्स का। एंड दिस theory of Newton is called corpuscular theory। इसी को क्या कहा गया? कार्पस्कुलर थियरी कहा गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, क्या चीज? बट रिफ्लेक्शन and refraction and refraction can be explained on this basis। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ही हम लोग इस बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, जबकि इंटरफेरेंस and diffraction of light is based on the wave nature। ये किस पे निर्भर करता है? वेव नेचर। तो जो न्यूटन की कार्पस्कुलर थियरी थी वो केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर पा रही थी, जबकि जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन था लाइट का, ये जो है वो लाइट के वेव नेचर पर डिपेंड कर रही थी। हेंस न्यूटन्स कार्पस्कुलर थियरी was discarded। इसलिए न्यूटन की जो कार्पस्कुलर थियरी थी वो डिस्कार्डेड कर दी गई। तो अब जो कार्पस्कुलर थियरी थी उसको डिस्कार्डेड कर दिया गया। किसने डिस्कार्डेड किया? डिस्कार्डेड बाय मैक्सवेल। किसने डिस्कार्डेड किया? मैक्सवेल ने। किसके द्वारा? डिस्कार्डेड बाय मैक्सवेल्स वेव थियरी। मैक्सवेल्स वेव थियरी के द्वारा न्यूटन की जो कार्पस्कुलर थियरी थी इसको डिस्कार्डेड कर दिया गया। अब देखो, इस थियरी के अनुसार, किस थियरी के? मैक्सवेल्स वेव थियरी के अनुसार क्या चीज था? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, light is transmitted in the form of electromagnetic waves। लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ट्रांसमिट होती है। किसके रूप में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ट्रांसमिट होती है। तो these waves are associated with ये वेव्स जो होती है वो किसके द्वारा एसोसिएटेड होती है? विथ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये वेव्स जो होती हैं वो एसोसिएटेड होती हैं किसके द्वारा? ऑसिलेटेड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। और ये दोनों फील्ड्स जो होंगी यानी दीज टू फील्ड्स आर perpendicular to each other। ये दोनों जो फील्ड्स होती है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। Also to the direction of propagation, also to the direction of propagation। तो क्या चीज हम लोगों ने समझा कि जो मैक्सवेल्स की वेव थियरी थी उसके अनुसार लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ट्रांसमिट होती है, यानी जो लाइट के अंदर ट्रांसमिशन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होता है। यानी सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक आता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आता है और ये वेव्स जो होती हैं वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड होती हैं। ये दोनों फील्ड्स जो होगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में। यानी अगर हम लोग इन वेव्स की जो है वो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन हम लोगों को किस तरह से दिखेगी? देखो इस तरह से मान लेते हैं कि ये 3D स्पेस है, तो इसके अंदर जो इन वेव्स की डायरेक्शन होती है ये कैसी होती है? ये डायरेक्शंस जो होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ये डायरेक्शंस जो होगी वो एक दूसरे के कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो अभी अगर हम लोग इसमें देख लें कि ये जो है ये एक टाइप का है, इस तरह से ऐसे, फिर नीचे आ जाएगा ऐसे, तो एक क्या होगा? एक को हम लोग मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, तो ये जो ऊपर वाला हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, जबकि इसके नीचे वाला जो होगा ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा और दूसरा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है? क्यों इस लाइट वेव्स को हम लोग तुलना करते हैं, क्यों साउंड वेव्स की तुलना नहीं करते हैं? क्योंकि साउंड वेव्स नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन, बट दीज लाइट वेव्स डू नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। इनको मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। There are different types of electromagnetic wave. There are different types of electromagnetic waves. बहुत सारे प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। कौन कौन सी? such as X-rays, जैसे एक्स-रेज, विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स एक्सेट्रा। तो जितने भी जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है वो रेडिएशंस के रूप में आता है और ये रेडिएशंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिसमें मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है वो और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। अभी इस लाइट के अंदर बहुत सारे प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पाई जाती हैं, जैसे कि एक्स-रेज है, विजिबल लाइट है, रेडियो वेव्स है, ऐसे कॉस्मिक वेव्स हैं, ऐसे बहुत सारी वेव्स हैं। तो इन ऑर्डर टू कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो उन्हीं सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करती हैं जो एक साउंड की वेव करती है।
तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फॉलो करती हैं, आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, क्या चीज कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉलो द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो कौन कौन से कैरेक्टर्स फॉलो करती हैं। सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं वेवलेंथ। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक ग्रीक लेटर लैम्डा से। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू नाइबरिंग क्रस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू neighboring crust and two neighboring crust or trough, crust or trough of the wave is called wavelength. Is called wavelength of the wave. इसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो जो वेवलेंथ होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक ग्रीक लेटर लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना कि लैम्डा जो होगा वो इतना छोटा होता है, यानी जो वेवलेंथ होती है वो इतनी छोटी होती है कि इसको जनरली हम लोग एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is generally represented in एंगस्ट्रॉम। किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, एंगस्ट्रॉम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना, 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर होता है। अब अगर मान लो कि इसको हम लोग नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करें तो अगर नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 नैनोमीटर दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। एक नैनोमीटर जो होगा वो 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर के बराबर होता है। इसके साथ साथ कभी कभी कुछ और यूनिट्स भी यूज की जा सकती हैं, जैसे अगर मान लो कि पिकोमीटर में यूज किया गया तो 10 टू द पावर -12 मीटर, या फिमेटो में हम लोगों ने अगर इसको मेजर किया तो ये 10 टू द पावर -15 मीटर के बराबर होता है। तो ये सारी यूनिट्स हैं जिसमें किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज हम लोग क्या देखेंगे, दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, तो द नंबर ऑफ वेव्स, the number of waves which pass through a particular point, the number of waves which pass through a particular point in 1 second, is called frequency। इसी को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड में जितनी भी वेव्स जो है वो गुजरती हैं, जितनी भी कंप्लीट वेव्स जो है वो फॉर्म होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। इट इज represented by a letter
न्यू, इसको एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको क्या पढ़ते हैं, न्यू पढ़ते हैं। न्यू के द्वारा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट्स यूनिट इज हर्ट्ज, इसकी यूनिट जो होती है वो हर्ट्ज होती है। क्या होती है, हर्ट्ज होती है। और 1 हर्ट्ज दैट इज इक्वल टू 1 साइकिल। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, साइकिल पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर कितनी साइकिल्स बन रही हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं। तो अभी इसकी और भी बड़ी सी यूनिट है। अगर 1 किलो हर्ट्ज देखें तो ये 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज के बराबर होता है। 1 मेगा हर्ट्ज देखें तो ये 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज के बराबर होता है। तो ये यूनिट याद रखिएगा। तो ये थी फ्रीक्वेंसी, जो एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी वेव के लिए। यानी वेव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी की सारी जो साउंड वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए फॉलो होती हैं। इस चीज को याद रखिएगा। बता लें, चलिए तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम लोग करते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स वेलोसिटी, तो द डिस्टेंस traveled by a wave in 1 second. Distance traveled by a wave in 1 second is called velocity. इसी को क्या कहेंगे, velocity कहेंगे। It is represented by a letter v। इसको हम लोग v के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू होती कितनी है, वेलोसिटी नहीं सॉरी, यहाँ पे जो वेव की वेलोसिटी है इसको c के द्वारा रिप्रेजेंट करें। मैकेनिकल वेलोसिटी जो होती है वो हम लोग v के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो c इक्वल टू होता कितना है, न्यू लैम्डा। c इक्वल टू कितना, न्यू लैम्डा, जहां पे c क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। किसके इक्वल होगा ये, वेलोसिटी ऑफ लाइट के, दैट इज इक्वल टू कितना, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और न्यू क्या है, न्यू क्या चीज है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। न्यू जो है वो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि लैम्डा क्या है, ये वेव लेंथ है। लैम्डा क्या चीज है, वेव लेंथ। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। याद रखना कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उन सब की वेलोसिटी जो होगी वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होगी, यानी 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। चौथी चीज हम लोग देखेंगे, वेव नंबर। वेव नंबर, ये वेव नंबर क्या चीज होता है, वेव नंबर किसे कहते हैं, तो द नंबर ऑफ वेवलेंथ, the number of wavelength per unit length is called wave number। एक यूनिट लेंथ में जितनी भी वेवलेंथ होती है वही क्या कहलाता है, वेव नंबर कहलाता है। इट इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। ये वेवलेंथ के इनवर्स होता है एंड रिप्रेजेंटेड बाय
न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। अब ध्यान देना, न्यू बार दैट इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन लैम्डा, एंड फ्रॉम c इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू c अपॉन न्यू, तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन c अपॉन न्यू, या न्यू अपॉन कितना हो गया c, तो न्यू बार दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा और इक्वल टू न्यू अपॉन कितना c। Always remember this formula, and this formula can be used to calculate the wave number of an electromagnetic wave। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मिटा लें इसको। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो है एम्पलीट्यूड। क्या चीज आएगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड, it is represented by a, it is represented by a। क्या चीज है एम्पलीट्यूड, तो द maximum displacement by a wave on either side of its zero disturbance line is called amplitude। इसी को क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो कोई भी वेव हो, मान लेते हैं कि ये एक वेव है जो इस तरह से बनी हुई है, तो ध्यान दें यहाँ पे कि ये जो लाइन है ये जीरो डिस्टरबेंस लाइन कहलाती है, जीरो डिस्टरबेंस लाइन। अभी ये क्या चीज होगा, ये या ये जो है, दोनों चीजों को हम क्या कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। अभी यहां से और यहां तक, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यही क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। और 1 सेकंड के अंदर जितनी कंप्लीट वेव्स फॉर्म होती है, वही क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग एक और चीज देखेंगे जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है, वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसे कहेंगे, तो टाइम टेकन इन द formation of one complete wave is called time period। टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट वेव बनने में जितना समय लगता है उसी को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। एक कंप्लीट वेव बनने में जो समय लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। तो ध्यान रखना कि किसी भी वेव को, एक कंप्लीट वेव को बनने में जितना समय लगता है उसे ही क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी के द्वारा। टी इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन न्यू। टी इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन न्यू, या हम लिख सकते हैं कि न्यू इंटू टी दैट इज इक्वल टू कितना, 1। यानी फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू कितना, 1। तो अगर न्यू इंटू टी इक्वल टू 1 है, टी इक्वल टू 1 अपॉन न्यू है, तो न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टी।
1/t न्यू इक्वल टू यानी फ्रीक्वेंसी जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 टाइम पीरियड होता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो थे वो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए होते हैं और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो सब इस कैरेक्टर्स को फॉलो करती हैं। तो फटाफट इतनी चीजों को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, इनकी जो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड और एम्पलीट्यूड जो होता है वो एक समान होता है, लेकिन इनके जो वाइब्रेशंस होते हैं ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में करते हैं, यानी इनके वाइब्रेशंस जो होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फटाफट कर लीजिए इसको। मिटा लें। The electromagnetic waves जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, इनके अंदर जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, स्पीड होगी, एम्पलीट्यूड होगी, ये सभी सेम होते हैं। तो द फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड, वेवलेंथ of an electromagnetic waves are same। ये सभी क्या होते हैं? सेम होते हैं। but both components of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलरली जो है वो वाइब्रेट करते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, स्पीड है, वेवलेंथ है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ये सेम होता है, लेकिन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो दोनों कंपोनेंट्स हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। तो इतनी चीजें आप लोगों ने क्लियर कर ली होंगी। अब हम लोगों को बात करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो ये चीज हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप इतनी सारी चीजों को पढ़िए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनको और उनकी सारी प्रॉपर्टीज को क्लियर रखिए, ताकि जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें तो इसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों को ही एक्सप्लेन करना है हर तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, और उनसे जो एक स्पेक्ट्रम मिलता है हम लोगों को, उन स्पेक्ट्रम की स्टडी करनी है। हम लोग और भी देखेंगे स्पेक्ट्रम्स में, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम्स बनाएंगे और जिसमें इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। तो तब तक इतनी चीजों को प्रिपेयर करिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।